जय हिंद बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं एक नए टॉपिक की, बायो सेवर्ट लॉ। वैसे बायो सेवर्ट लॉ जो हमारा है वो हमें किसी भी करंट कैरिंग वायर है उसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को बताता है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड इसकी होगी। बट अब वायर की बात कर रहे हैं तो सर वायर स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्ल भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पहले बायो सेवर्ट लॉ समझ लेते हैं है क्या। बायो सेवर्ट लॉ में आपको इसकी बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए कि बायो सेवर्ट लॉ काम कैसे करता है, कब काम करता है और बायो सेवर्ट लॉ की टर्मिनोलॉजी क्या है। मैं नहीं कह रहा हूँ आप बायो सेवर्ट लॉ रटिए, बस इतना मैं कहूँगा कि बायो सेवर्ट लॉ को अच्छी तरह समझिए, ठीक है ना। चलिए मैं सबसे पहले क्या बायो सेवर्ट लॉ के लिए एक करंट कैरिंग वायर लेगा। एक वायर है जो कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है। चलिए बेटा, इस वायर में मैं कह रहा हूँ आई करंट फ्लो हो रहा है। कितना करंट फ्लो हो रहा है? आई करंट फ्लो हो रहा है। मेरे पास एक वायर है और वायर में एक आई करंट फ्लो हो रहा है। अब इस वायर का लंबाई मुझे नहीं पता कितनी है, x लंबाई में मान ली, इन्फिनिटी लंबाई मान ली, अभी फिलहाल तो आपको इतनी लंबाई दिख रही है। कर्ल वायर है, ठीक है ना, हो सकता है स्ट्रेट भी हो सकता है कर्ल भी हो, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ कि इस वायर, पता है आपको यदि किसी वायर में करंट फ्लो होगा तो वो उसके चारों तरफ वर्चुअल सर्कल्स में एक मैग्नेटिक फील्ड जरूर बनेगी। क्या बनेगी? एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। क्वेश्चन आता है कि इस वायर के इतने पार्ट से, कितने पार्ट से, मैं इस पार्ट पर कर रहा हूँ डीएल पार्ट से, कितने पार्ट से? डीएल पार्ट से इस पी पॉइंट पर, इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है। दोबारा से समझना कि बायो सेवर्ट लॉ किसको कैलकुलेट कर रहा है। बायो सेवर्ट लॉ कहता है कि बहुत अच्छी कैलकुलेशन बताई, इसने इजीियर कैलकुलेशन बताई कि सर यदि आप चाहो तो पूरे वायर का निकाल दो कि वायर से इस पी पॉइंट पर, पॉइंट यहाँ भी, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। यानी कि बायो सेवर्ट लॉ क्या कह रहा है? बायो सेवर्ट लॉ की हेल्प से हम किसी भी स्पेसिफिक पर्टिकुलर पॉइंट पर डीबी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं कि कितनी कितनी होगी। सबसे पहले उसने बायो सेवर्ट लॉ ने पूरा वायर ना लेके कितना कहा कि एक करंट कैरिंग वायर उसके डीएल लेंथ एलिमेंट से, कितने लेंथ एलिमेंट से? डीएल लेंथ एलिमेंट से जो मैं बना रखा है, इससे इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड यानी कि डीबी की वैल्यू कितनी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ की वैल्यू कितनी होगी, इसके लिए कैलकुलेशन किसने दी? बायो सेवर्ट लॉ, इसके हिसाब से मैं मिली। अब बायो सेवर्ट ने कहा था कि इसमें जो डीबी है वो याद रखना आपको, डीबी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होगी। जितना अधिक करंट फ्लो हो रहा होगा उस वायर में उतनी अधिक मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, नंबर 1 बात। दूसरी बात बायो सेवर्ट ने कहा था कि यदि जितनी लंबाई आपके लेंथ एलिमेंट की है वो भी आपकी असर डालेगी किस पर? मैग्नेटिक फील्ड पर। यानी कि दूसरी बात ये समझ में आई कि बायो सेवर्ट ने कहा था कि डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल लेंथ एलिमेंट, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एलिमेंट। अब तीसरी बात बायो सेवर्ट के हिसाब से थी कि उस लेंथ एलिमेंट से पी पॉइंट तक की दूरी कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है, इस डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, इस डिस्टेंस की बात कर रहा था। यानी कि जो पी पॉइंट है वो आपके डीएल लेंथ से कितनी, वायर से लेंथ कितनी भी हो, मैं नहीं मतलब, लेकिन हम जिस एरिया से बात कर रहे हैं उस डीएल लेंथ से पी पॉइंट की दूरी के इनवर्स स्क्वायर की डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि 1/r², dB इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन दैट पॉइंट एंड लेंथ एलिमेंट। डन। इतनी तो उसने कहा था डीबी की बात। अब एक चीज और समझना है सर, इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई। अब मैं आपसे कहूं कि बेटा मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड देन व्हाट इज द डायरेक्शन, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस ओर अप्लाई करेगा। तो बायो सेवर्ट लॉ के हिसाब से इसका डायरेक्शन यदि हम बात करें तो डायरेक्शन होगा, देखना बेटा मैं लिख देता हूं, डायरेक्शन क्या होगा? डीएल क्रॉस आर वेक्टर। तब हम समझना, यानी कि आर वेक्टर, अब आपको दिख रहा होगा आर क्या है सर? आर डिस्टेंस है। लेकिन यदि हम बात करें 3D की, 3 डायमेंशन की, तो आपको पता है आर यदि
किसी भी पॉइंट को ओरिजिन से मिला दिया जाए तो क्या बनता है, पोजीशन वेक्टर बनता है, ठीक है ना। तो वही क्वेश्चन यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस DL लेंथ एलिमेंट और R के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट पर किस पर डिपेंड करेगी, क्रॉस प्रोडक्ट पर डिपेंड करेगा डीवी की डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन अलग लिखा है, मैग्नीट्यूड अलग लिखा हुआ है। यदि इन सबको हम मिक्स करते हैं तो हम क्या पाते हैं, देखना बेटा, डीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। और सर यदि आप बात करें किसके बारे में, यदि आप बात करें विद डायरेक्शन के बारे में और आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएं तो आपको कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। कांस्टेंट क्या होगा वो भी देख लेते हैं, और उसकी निकला कैसे, उसको होता क्या है उसको मैं समझाऊंगा अभी। तो dv इक्वल टू एक कांस्टेंट लगाते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, अभी बताऊंगा जी क्या चीज है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। डन, तो कांस्टेंट लगा दिया, वैल्यू कितनी होगी आई dl, अब बिट में बात कर रहा हूं डायरेक्शन की, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर। ये आपके पास फॉर्मूला मिला इसका बायो-सैवर्ट लॉ का। क्या है फॉर्मूला, dv इक्वल टू म्यू नॉट, dv इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl वेक्टर क्रॉस r यूनिट वेक्टर अपॉन r स्क्वायर। यदि आपको पता है यहाँ पर कि यदि इन सब को, यदि मैं बात करूं एक मैग्नीट्यूड की, तो आप बताया आई dl क्रॉस r आपका हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है ना। तो साइन थीटा कहाँ पर, कौन सा एंगल थीटा होगा, तो इस चीज को समझाता हूँ, दिस एंगल इज नोन एज थीटा, ठीक है ना। तो आपको यदि हम बात करें dv की, अकेला मैग्नीट्यूड की, तो dv इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। इसका कुछ बुक्स में एक फॉर्म और भी दिया है, क्या फॉर्म दिया थोड़ा देखना बेटा। आप 11th में पढ़ चुके हो r वेक्टर इक्वल टू r यूनिट वेक्टर इक्वल टू r वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ r, ये आप जानते हो ऑलरेडी। यदि मैं इस वैल्यू को इसमें रिप्लेस कर दूं क्योंकि कुछ आपके रिफ्रेशर वगैरह में इस तरह की वैल्यू भी है, यदि मैं इसको इसमें रिप्लेस कर देता हूं तो मैं क्या पाता हूं, थोड़ा देखना, dv इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl r वेक्टर अपॉन r क्यूब। कैसे देखना, इस यूनिट वेक्टर को रिप्लेस किया r वेक्टर और मॉडुलस ऑफ r, यदि मॉडुलस ऑफ r ऑलरेडी लिखा हुआ है और ये r स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये भी क्या वैल्यू तो है, डिस्टेंस ही तो है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्टेंस है, तो r स्क्वायर इनटू r कितना हो जाएगा r क्यूब, और ये यूनिट वेक्टर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका पोजीशन वेक्टर में r के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक आपका dv का फॉर्मूला ये निकला, वैसे आपके काम पे नहीं से आप काम चल जाएगा, ये आपका है, ठीक है ना। चलिए अब इसमें एक पोजीशन है कि आपको नई चीज बताई मैंने, म्यू नॉट। ये म्यू नॉट क्या है, उससे आता था म्यू नॉट कहां से आया और क्या है, पहले दाम है क्या, इसका नाम क्या है। म्यू नॉट को हम बोलते हैं परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। आप सर ये परमियाबिलिटी क्या बवाल है, समझना परमियाबिलिटी कैसे है, सिंपल सी बात समझना। मेरे पास एक वायर है, मैं मान लेता हूँ जिससे मैं वायर, ठीक है, मेरे पास एक वायर है, ठीक है ना। वायर के मुझे इस वायर के, जब आपको ब्लैक दिख रहा होगा, इस ब्लैक से इस पूरे वायर में करंट फ्लो हो रहा है, और इस अकेला मुझे इस ब्लैक एलिमेंट से इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। सर आप सिंपल सा करेंगे, क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला लगाएंगे सर, करें dl r अपॉन r स्क्वायर म्यू नॉट। अब म्यू नॉट समझना क्या सवाल है, यदि मैंने इस जगह पर इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाली और इस पूरे सिस्टम को उठा के मैं रख रहा हूँ अंडर वाटर, पानी में डाल देता हूँ, क्या इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर पहले एयर में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकली थी, क्या सेम निकलेगी, नहीं निकलेगी। पानी में जाते ही मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी कि क्या हुआ सर, आपने मीडियम चेंज कर दिया, यू हैव टू चेंज द मीडियम, इफ द मीडियम हैज चेंज द फील्ड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वैल्यू आल्सो चेंज। किसकी वैल्यू चेंज हो गई, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो गई। और यदि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो गई, आपने कुछ चेंज नहीं किया, करंट सेम बह रहा है,
पहली बात। दूसरी बात, दूरी भी उतनी ही है, ठीक है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया भी उतना ही है, बस क्या चेंज हुआ, पहले मीडियम एयर थी और फिर मीडियम क्या हो गया, पानी हो गया। यानी कि मीडियम चेंज होने पर यदि स्ट्रेंथ चेंज हो रही है तो किसके कारण हो रही है, इसके कारण, ठीक है ना। तो परमियाबिलिटी क्या है, परमियाबिलिटी बताती है कि भैया मीडियम क्या है, किस मीडियम के हिसाब से कितना स्ट्रेंथ लगेगी, और ये हर मीडियम के लिए अलग अलग है। म्यू नॉट, यदि मैं यहाँ पे म्यू नॉट लिखा है जिसका मतलब है कि मैं बात कर रहा हूँ एयर की या फिर फ्री स्पेस यानी कि वैक्यूम की। तो म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट स्पेसिफिकली वर्ड है परमियाबिलिटी, और परमियाबिलिटी बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ अलग अलग मीडियम में जाने पर कितनी चेंज होगी, ठीक है ना। आपको यदि कुछ ग्लिसरीन मिल गया, ऑयल मिल गया, तो उसके लिए म्यू नॉट की रिलेटिव वैल्यू आपको और अलग से मिलेगी, उसको हम बोलते हैं म्यू आर, ठीक है ना, म्यू आर रिलेटिव वैल्यू मिलेगी। म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट स्पेशली यहाँ पर परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। आपको सुनाते सर इसकी, जब आपने कांस्टेंट कहा तो इसकी कुछ तो वैल्यू भी होगी, बिल्कुल जी हाँ, इसकी वैल्यू भी है। म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर अपॉन एम्पियर, ये इसकी यूनिट हो। डन। तुझे क्या है, म्यू नॉट आप समझ गए होंगे, म्यू नॉट इज नोन एज परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। बायो सेवर्ट लॉ में आप इतना ही रखिए, ठीक है ना। अब आते हैं इसके कुछ एप्लीकेशन पर। बायो सेवर्ट लॉ के एप्लीकेशन क्या है, ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इस बार मैं आपको केवल एक ही एप्लीकेशन समझा रहा हूँ, और वो है आपका सर्कुलर। कोई भी आपका एक लूप है, कोई भी एक आपका लूप है जिसमें कि आई करंट फ्लो हो रहा है, उससे किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है ना। चलिए समझाता हूं मैं आपको क्या है। मैं कह रहा हूं कि आपके पास एक सर्कुलर लूप है, थोड़ा देखना है सर्कुलर लूप को, मैं कुछ बताऊंगा इसमें, क्योंकि मैं इसको 3D में सॉल्व कर रहा हूं। देखना, एक सर्कुलर लूप है। अब ये सर्कुलर लूप दोबारा समझना, यदि मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं जहां मेरा हाथ जा रहा है, मैं यदि इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, ये आपका एक्स एक्सिस है पॉजिटिव, ऊपर आपका पॉजिटिव जेड एक्सिस है, और जस्ट सामने जिस तरफ की कैमरा रखा हुआ है वो आपका जेड एक्सिस है। दोबारा समझना, दिस इज अ एक्स एक्सिस, अगेन दिस इज अ परपेंडिकुलर जेड एक्सिस, एंड इन फ्रंट ऑफ मी वेयर द कैमरा इज प्लेस्ड दैट इज अ जेड एक्सिस। अब समझना, मैं इसको 3D की बात कर रहा हूं, इस लूप को मैंने जस्ट यहां लगा। नाउ माय क्वेश्चन इज दैट द लूप इज प्लेस्ड इन विच प्लेन, लूप किस प्लेन पर प्लेस्ड है, तो सीधा सा आंसर है सर लूप आपका एक्स जेड प्लेन पर लगा हुआ है। लूप किस प्लेन पे लगा हुआ है, एक्स जेड प्लेन पे लगा हुआ है। समझना, 3D की बात कर रहा हूं, उसमें मुझे समझाना जरूरी है इसका। एक लूप है इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, और लूप किस प्लेन में है, द लूप इज प्लेस्ड इन एक्स जेड प्लेन, नंबर 1 बात। दूसरी बात, वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट किस एक्सिस पर, इस वाले एक्सिस पर, यानी कि वाई एक्सिस की बात कर रहा हूं, और वाई एक्सिस पर वो भी इसके सेंटर से इस पॉइंट पर। यदि आपको पॉइंट समझ आना है तो मैं चौक हाथ में ले लेता हूं, ये लूप है और लूप के सेंटर से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ये क्वेश्चन है। और लूप में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि लूप ये है, रखा कहाँ हुआ है, एक्स जेड प्लेन में, और मुझे लूप के सेंटर से वाई पॉइंट पर, जो कि वाई प्लेन पर की बात कर रहा हूँ, 3D की बात हो रही है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है और कितनी होगी, ये आपका कैलकुलेशन करना है। इसमें आपको समझना है। मैं आपको 3D फिगर बना रहा हूँ, एप्लीकेशन ऑफ बायो सेवर्ट लॉ। एप्लीकेशन ऑफ बायो सेवर्ट लॉ में किसके लिए, सर्कुलर लूप के लिए, ठीक है ना, सर्कुलर लूप की बात कर रहा हूं। मेरे पास एक सर्कुलर लूप है, ये मेरे पास एक सर्कुलर लूप, सबको दिख रहा होगा, 3D की बात कर रहा हूं, उसमें मुझे लूप ऐसा बनाना पड़ा। आइए अब सर्कुलर लूप विद
रेडियस, मेरे पास एक सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप बना दिया मैंने, और इसकी रेडियस है वो कैपिटल आर है, इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है। लूप आपका जो वर्किंग में है, जो रखा हुआ है, वो जेड एक्स प्लेन में है, और इससे एक पी पॉइंट पर, इस पी पॉइंट पर जो कि आपकी वाई प्लेन में है, हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो डिस्टेंस होती है वो हमेशा सेंटर से नापी जाती है, तो यहाँ से और ये डिस्टेंस आपकी है x। हमें इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो दोबारा समझना, मैं आपको दोबारा से समझाने वाला हूँ। ये मेरा लूप है, अब इस लूप के मैंने dl छोटे छोटे n नंबर ऑफ टुकड़े काट दिए, और लूप में क्या फ्लो हो रहा है, लूप में हो रहा है फ्लो करंट, यानी I current is flowing in the loop and we consider a very small dl element, इसका नाम मैं दे रहा हूँ AB, और इसका नाम क्या है, सच dl एलिमेंट। मैंने छोटे छोटे पूरे लूप के dl एलिमेंट काटा है, इस पूरे लूप के छोटे छोटे टुकड़े काट दिए dl जिसके मिलके पूरा लूप बना हुआ है। नाउ आप थोड़ा देखो, दोबारा से देखो, मैं dl एलिमेंट को इस पेन से दिखा रहा हूँ, dl एलिमेंट का जो डायरेक्शन है वो मैं इस पेन से दिखा रहा हूँ, सबको दिख गया, ठीक है ना। दूसरा बेटा r वेक्टर जो कि आपको इस पॉइंट पर आपको दूरी होती है, इसको बोलते हैं r, स्मॉल r बोलते हैं। तो यहाँ पर देखना इस वाली दूरी को, ऐसा आपको दिख रहा है कि दूरी कितनी होगी, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं आप इसमें, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब मैं r स्क्वायर और x स्क्वायर को आपको दिखा रहा हूँ 3D में, थोड़ा देखना इस जगह पर, जो पॉइंट आपको दिख रहा होगा, मैं कह रहा हूँ इस जगह पर जहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं, वहाँ पर इस लूप से, इस dl से और इस r से, r को दिखाया मैंने ग्रीन लूप दिख रहा है, और जो आपको दूसरा पेन दिख रहा है वो आपका क्या है, dl। तो इस पॉइंट पर जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं, वहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बना हुआ है, सब दिख रहा है, जैसे एंगल इज 90 डिग्री। इस जगह पर ये देखो एंगल 90 डिग्री है, बिल्कुल है। मैं इस एंगल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस एंगल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इस dl एलिमेंट और इस वाले के बीच के एंगल। और यहाँ पर एंगल आपको दिख रहा है, टी पॉइंट दिख रहा है, टी पॉइंट मतलब 90 डिग्री का एंगल। तो यानी कि इस जगह पर जो एंगल बन रहा है वो है आपका 90 डिग्री का एंगल, यानी कि dl एलिमेंट P के साथ में जो एंगल बना रहा है वो है 90 डिग्री, 90 डिग्री का एलिमेंट बना। दूसरी बात, इस एंगल को मैं मान रहा हूँ, दिस एंगल इज अ फाई, नॉट अ थीटा, दिस अ फाई। डन, इसको मैंने भाई माना फाई। अब थोड़ा समझना, और समझना, 3D की बात हो रही है, थोड़ा गौर से समझना। मेरे पास dl एलिमेंट है, वो इस प्लेन में हो गया, दोबारा देखना, dl एलिमेंट है इन दिस प्लेन, इस प्लेन में। डन, लेंथ एलिमेंट मेरा जे वाला प्लेन है, प्लेन समझ रहे हो, इसको मैं प्लेन बोल रहा हूँ, इसको जो मेरे हाथ की पाम देख रहे हैं ना, पाम इज शोइंग द प्लेन, यहाँ पे मैं ऐसा नहीं लगा रहा हूँ, अपनी पाम इस तरह लगा हुआ है। तो dl एलिमेंट इन दिस प्लेन, द पाम इज सॉरी r, यानी कि ये r रूट ओवर r प्लस x स्क्वायर इस प्लेन में, दो प्लेन आपको कवर हो चुके हैं, एक तो प्लेन जे वाला कवर हो गया, दूसरा प्लेन जब कवर हो गया। अब तीसरी बात आते हैं कि इसका जो dv का डायरेक्शन होगा वो होगा तीसरे प्लेन में, तो बताया आपको क्रॉस में होता है, a क्रॉस b। तो तीसरा प्लेन क्या होगा, सर एक प्लेन जे कवर्ड हो गया, दूसरा प्लेन जे कवर्ड हो गया, तीसरा प्लेन कौन सा, जे वाला प्लेन। डन, कौन सा प्लेन बचा, जे वाला। दोबारा देखना, सर एक प्लेन जे हटिंग जिस पर जे वाला प्लेन खत्म, ये प्लेन है ये प्लेन खत्म, दूसरा प्लेन कौन सा खत्म, जे। ऐसे ही बता रहा हूँ, ऐसे बना रहा हूँ, एक प्लेन जे खत्म पूरा। तो तीसरा डायरेक्शन होगा वो किस प्लेन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, इस प्लेन में, ठीक है ना। तो इसका जो डायरेक्शन होगा dv का, वो डायरेक्शन होगा, जो डायरेक्शन dv, डायरेक्शन कितना होगा, dv डायरेक्शन होगा। अब इस dv के मैं दो कंपोनेंट तोड़ रहा हूँ, एक तो मैं कंपोनेंट तोड़ रहा हूँ इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट। थोड़ा और देखना, अभी थोड़ा और देखना, डी की बात चल रही है, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना। थोड़ा और देखना, और क्या देखना है आपको उसमें, इसमें मैं आपको एक चीज और समझा रहा हूँ, और इसको और देखना, इसको क्या है,
यदि आप यहाँ पर मेरे इस पेपर को देखोगे इस हाथ में, तो दिस एंगल इज 90 डिग्री। आपको एंगल 90 दिख रहा है? बिल्कुल सबको दिख रहा है। यदि मैं इस एंगल को, इस एंगल 90 डिग्री एंगल को, यदि मैं इस पार्ट को कुछ ऊपर उठाऊं, थीटा 5 डिग्री पर उठाऊं, तो ये वाला पार्ट भी 5 डिग्री पर जाएगा। भूल तो यही कहता है। तो ये एंगल 90 डिग्री दिख रहा है आपको इस जगह पर, जहाँ पर मैं चौक लगा देता हूँ, इस जगह जहाँ पर मैं चौक लगा दी, इस जगह पर जो एंगल आपको 90 डिग्री दिख रहा है, यदि मैं इस वाले प्लेन को ऊपर उठाऊं, झुकाऊं ऊपर की तरफ, तो ये वाला प्लेन भी 90 डिग्री साथ घूमेगा और इनिशियल से ये भी 5 डिग्री चेंज आएगा। जरा देखना, मैं इस पे रख रहा हूं और इसको मैं मूव करा रहा हूं। मैंने कितना मूव कराया सर? आपने केवल 5 डिग्री मूव कराया, और 5 डिग्री मूव करने पर ये 90 वाला प्लेन भी कहां पहुंच गया? डी पे पहुंच गया। यानी इसका मतलब ये है, तो ये एंगल भी कितना हो गया? 5 हो गया। दोबारा समझना, यदि मैं इस एंगल को मूव करा रहा हूं, तो ये वाला एंगल भी मेरा 90 वाले एंगल भी घूम रहा है। यदि मैंने इसको, इस वाले एंगल को 5 डिग्री मूव कराया, तो मेरी 90 डिग्री वाला भी 5 डिग्री मूव करेगा, यानी कि ये एंगल भी मेरा 5 होगा। मैं एक भी पॉइंट मिस नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना, ना कोई जल्दबाजी है, मैं आराम से बता रहा हूं चीज को कि ये भी मेरा कितना हो गया? 5 डिग्री मूव कर गया। टूल तो यही कहता है भाई 5 डिग्री मूव कर गया। अब क्योंकि सर हमने प्रूव भी कर दिया एक सेट स्क्वायर की हेल्प से, मतलब सेट स्क्वायर बनाया था मैंने, सेट स्क्वायर की हेल्प से मैंने प्रूव भी कर दिया। अब मेरा क्वेश्चन है कि ये एंगल कितना होगा? ये एंगल होगा आपका 90 माइनस 5, 90 माइनस 5। अभी और भी आएंगे, इसमें कुछ और भी काम होगा, थोड़ा देखना, थोड़ा समझना, क्योंकि 90 माइनस 5 आपका जे एंगल हो गया। अब मैं कहूं कि इस डीबी का ये वाला पार्ट, कौन सा वाला पार्ट? ये वर्टिकल, कौन सा वाला? हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट। दोबारा समझना, डीबी का हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट कितना होगा? आप पढ़ चुके हो, क्या पढ़ चुके हो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की हम बात करें तो किसमें आती है? कॉस में आती है, ठीक है ना। तो आपको पता है, यदि मैं कहूं कि ये डीबी का हॉरिजॉन्टल पार्ट कितना होगा, आप कहोगे सर डीबी का जो हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट होगा, मैं एक्स लिख रहा हूं, हॉरिजॉन्टल पार्ट कितना होगा? डीबी cos थीटा, सॉरी थीटा लिख रहा हूं पहले तो मैं, cos थीटा, बट यहां पे थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 माइनस 5। मैं बिल्कुल वही लिख रहा हूं, ये कितना हो जाएगा? dv cos 90 माइनस 5। और यदि मैं यहां से कहूं तो अब पता cos 90 माइनस 5 कितना होता है? sin 5, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? dv sin 5। दोबारा देखना बेटा, यानी कि ये वाला कंपोनेंट हो गया आपका, क्योंकि बहुत से बच्चे भी कंफ्यूज रहते हैं कि सर sin कैसे हो गया, तो कौन मान लीजिए dv sin 5। किसी भी बुक में नहीं होगा कि इस तरह समझाने का तरीका मैं आपको 100% बता रहा हूं, किसी बुक में नहीं समझाया गया है कि आपको 5 यहां से ऊपर बढ़ाया तो ये 5 होगा, और ये 5 बोलो जो 90 माइनस 5 होगा। किसी बुक में नहीं है, क्योंकि मेरे पास में कम से कम 10 बुक्स का एनालिसिस कर चुका हूं, किसी में समझाने की कोशिश नहीं करी। क्या वैल्यू वाली है कि ये वाली वैल्यू dv sin है, जबकि बच्चे हमेशा जानते हैं कि सर जहां कहीं बेस आता है वहां पर हमेशा cos होता है। लेकिन देखना यहां पर sin क्यों हुआ? क्योंकि ये 90 माइनस थीटा 90 माइनस 5 था, इसलिए, ठीक है ना। आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, किसी बुक में नहीं है, किसी डिप्रेशन में नहीं है, इसलिए मैं और बार इस पर फोर्स कर रहा हूं, ठीक है ना। नेक्स्ट, यदि यही इसी तरह की हम बात करें इस कंपोनेंट की, इस कंपोनेंट की, तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा? dv sin 90 माइनस 5, और sin 90 माइनस 5 कितना हो जाएगा? cos 5। तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा dv cos 5, कितना हो जाएगा? dv cos 5। अब बस यदि आपको इतना समझ में आ गया तो बेटा एग्जाम में केवल और केवल इसके 3 पॉइंट, जो पॉइंट क्या होते हैं? पहला, वी कंसीडर दैट करंट फ्लोइंग इन अ वायर इज I, पहला पॉइंट। दूसरा, द लूप इज प्लेस्ड इन x z प्लेन, दूसरा पॉइंट। इन 2 पॉइंट पर और इतना डायग्राम बनाने पर आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन में 1.5 मार्क्स आराम से मिलते हैं। इतना समझ में आ गया। अब देखना, मैंने एक एलिमेंट कहां लिया था, देखना dl ऊपर एलिमेंट लिया था। यदि मैं कहूं कि पूरा वायर dl एलिमेंट से मिलके बना है, तो एक dl यहां होगा सर, एक dl यहां होगा, एक dl यहां होगा, एक dl यहां पर भी होगा, 100% यहां पर होगा। और ड्यू टू सिमेट्री होने की वजह से एक अगली बार यदि मैं dl यहां पर लूं, जहां पे मैंने बना दिया, अगली बार dl यहां पर लूं, तो उसका एक कंपोनेंट तो जेड टूटेगा और दूसरा कंपोनेंट कहां होगा? नीचे होगा। और सिमेट्री होने से dv cos phi नाम का कंपोनेंट एक दूसरे पर कैंसिल आउट हो जाएगा, और वर्किंग कौन करेगा? dv sin थीटा, ठीक है ना।
तो आपको बता, पहले तो मैं लिख देता हूं आपको कि dv इक्वल टू क्या हो जाएगा, dv इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, अब इसमें फॉर्मूला लगाते हैं और कौन सा करते हैं वो भी समझना है। आप पढ़ चुके हो बायो-सेवर्ट लॉ से। बायो-सेवर्ट लॉ कहता है dv इक्वल टू कितना, आइडियल साइन थीटा, आइडियल साइन थीटा इनटू 4 पाई, मैं लिख रहा हूं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा, बात बोला था साइन थीटा, साइन थीटा बोल रहा हूँ, साइन फाई नहीं बोल रहा हूँ, साइन का मतलब जिस एंगल की बात, और साइन यानी कि साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, तो dv i dl अपॉन दूरी कितनी हो जाएगी सर, इसका होल स्क्वायर रूट अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास ब्रैकेट में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये dv निकल के आया। बट ड्यू टू सिमेट्रिकल कंडीशन, ड्यू टू सिमेट्रिकल तो किससे निकला, किस ओनली, ये क्या था, दिस इज कौन सा था, ओनली y dl एलिमेंट, dl एलिमेंट से इतना dv निकला, यदि मैं कहूं पूरे सर्कल से कितना निकलेगा, तो सर्कल से आप क्या कहेंगे, तो सर्कल से n नंबर ऑफ dl एलिमेंट है, तो सर्कल को हम क्या करेंगे, पूरे का हम करेंगे तो dv cos थीटा एक दूसरे को सिमेट्री और से काट देगा, और असर उसका होगा dv sin थीटा ओनली। तो हम यदि अगले वर्ड पर लिखें फॉर सर्कल, फॉर सर्कल, सर्कल के लिए कर देंगे लाइन इंटीग्रेशन ऑफ dv sin थीटा, लाइन से क्यों किया, क्योंकि पूरा सर्कल dl लेस एलिमेंट से मिलकर बनता है, एक dv की वैल्यू इतनी आ गई तो पूरे सर्कल को क्या करेंगे, लिमिट लगा के, या फिर हम सिंपली करता हूं तो पूरे सर्कल का करो 0 टू, इसके लिए r लगा के 0 टू कैपिटल R लिमिट लगा के सॉल्व कर देंगे, 0 टू कैपिटल R लिमिट लगा के उसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारे पास पूरे सर्कल की वैल्यू निकल आएगी। तो sin थीटा ही क्यों किया, cos क्यों नहीं किया, क्योंकि cos कंपोनेंट सिमेट्री होने पर हट गया। चलिए मैं पुट कर लेते हैं, यानी कि मैं लिखता हूं b इक्वल टू लाइन इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डन I dl अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इनटू sin फाई, sin थीटा नहीं sin फाई, ठीक है ना, sin फाई। अब यहां से यदि मैं पढ़ चुके हैं ऑलरेडी 10th क्लास में, sin फाई इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी है r, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है रूट ओवर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। देखना मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं यहां पर, मैं यहां पर वैल्यू पुट कर रहा हूं, और आपका डेरिवेशन अगले 3 स्टेप बाद सॉल्व हो जाएगा, और मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है, कैसे देखना बेटा, b इक्वल टू लिमिट भी लगा देता हूं 0 टू r, b इक्वल टू कितना हुआ मेरा, म्यू नॉट कांस्टेंट सर बाहर आ गया, 4 पाई कांस्टेंट सर वो भी बाहर आ गया, i भी कांस्टेंट सर बाहर आ गया, ठीक है ना, चले गए। अब मैं लिख रहा हूं लाइन इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू कैपिटल R dl अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इनटू r अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये r स्क्वायर प्लस कहां से आया, ये आ गया sin फाई की वैल्यू, मुझे sin फाई की वैल्यू यहां पर प्लेस कर, sin फाई इक्वल टू क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज पर इक्वल हो गई। अब देखो बेटा रेडियस सर्कल की चेंज नहीं हो रही है, फिक्स है, तो ये भी कांस्टेंट में आएगा, और दूसरा x दूरी भी मैं कम ज्यादा नहीं कर रहा हूं, फिक्स पॉइंट की बात करता हूं, तो ये भी कांस्टेंट में आएगा, यानी मुझे r स्क्वायर x स्क्वायर और इन दोनों को भी बाहर निकालना पड़ेगा, और इस r को भी बाहर निकालना पड़ेगा, यानी कि v इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i r अपॉन, पूरा देखना r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1 है, यहां पावर 1/2 है, 1 + 1/2 3/2 होता है, ठीक है ना, तो मैं यहां लिख रहा हूं ब्रैकेट में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 इनटू लाइन इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू r dl, पूरे सर्कल की लाइन इंटीग्रेशन कर दी मैंने dl लगा के, लिमिट लगा के 0 टू r लगा के,
यदि हम बात करें तो इस पूरे सर्किल की यहाँ से और यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी, तो दिमाग तुरंत बोलता है दिस इज द पेरीमीटर ऑफ अ सर्किल, और पेरीमीटर ऑफ सर्किल कितनी होगी 2 पाई r। वी प्लेस दिस वैल्यू, दिस एंटायर वैल्यू, इसके ऊपर 0 to r लिमिट, 0 to r dl के हम क्या लिख देंगे 2 पाई r लिख देंगे, तो हमें v कितना मिलेगा, और यही आपका फाइनल कंक्लूजन है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i r अपॉन ब्रैकेट में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 इनटू कितना जगह मिला 2 पाई कैपिटल R, क्योंकि रेडियस कैपिटल R है, कुछ कटा उसको काट लेते हैं। एक तो पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ, 2 से आपका 4 कैंसिल आउट हुआ, और आप यदि एनसीईआरटी आपके हाथ में है तो आप मैथ कर सकते हैं एनसीईआरटी में कि v इक्वल टू कितना होगा, v इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 डन I, और ये r और r कितना हो गया r स्क्वायर अपॉन ब्रैकेट में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। ये कितनी वैल्यू हुई, तो किसी भी कोई भी सर्कुलर लूप है, कोई भी सर्कुलर लूप इस लूप से इस पॉइंट पर निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। आई थिंक आपको बहुत समझ में आ गया होगा, समझ में नहीं आया उस वीडियो को रिवाइंड करके तैयार करेगा, ठीक है ना। और मैं कहता हूं कि ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे बहुत अच्छी तरह याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। मुझे ज़्यादा लगता है कि इसे इस बार कोर्ट में आना चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद, गुड लक।